अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 59 और कब्र खुल गई का पहला हिस्सा। मारिया ने अब की बार दरवाजा बंद नहीं किया। वो गरम गरम बिस्तर में धंसी हुई थी। बाहर बर्फ मुसलसल गिर रही थी। सर्दी बहुत ज्यादा थी। इस मुल्क में शदीद सर्दी पड़ रही थी। मारिया इस कदर सर्दी में मारी मारी नहीं फिर सकती थी। उसे कोई ऐसा कमरा चाहिए था जहां सुकून के साथ वो कुछ देर रह सके, ताकि वो अंबर और नाग को तलाश कर सके। इस सराय के कमरे से बेहतर उसे कोई जगह नहीं मिली थी। वो यहाँ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन वो एक सराय थी और वहां तो एक मुसाफिर आता था और दूसरा जाता था। जरूरत इस बात की थी कि किस तरह से मारिया उस कमरे को आसेब ज़्यादा बनाए, ये साबित कर दे कि यहाँ कोई भूत रहता है। फिर डर के मारे वहां कोई नहीं आएगा और मारिया आराम से रह सकेगी। मारिया इस तरकीब पर अमल कर रही थी। उधर सराय का मालिक बड़ा परेशान था, क्योंकि एक मुसाफिर औरत तो अभी अभी अपना बोरिया बिस्तर उठाकर भूत भूत की चीखों पुकार करती भाग चुकी थी। लेकिन सराय के मालिक को अभी पूरी तरह से यकीन नहीं आया था। वो इस इंतजार में था कोई नया मुसाफिर आए, वो उसे कमरे में पहुंचा दे, फिर देखते हैं कि भूत उसे परेशान करता है या नहीं। इतने में एक पादरी सराय में दाखिल हुआ। उसने अपना एक अटैची केस जमीन पर रखते हुए कोट पर पड़ी हुई बर्फ झाड़ी और सराय के मालिक से खाली कमरे के बारे में पूछा। सराय का मालिक बहुत खुश हुआ कि पादरी मुसाफिर आ गया। बस अगर कमरे में भूत हुआ तो उसका मुकाबला हो जाएगा और भूत जरूर पादरी का वाज सुनकर भाग जाएगा। उसने बड़े अदब से कहा, जनाब, आपकी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे पास एक ऐसा कमरा खाली है जो इस सराय का सबसे गर्म और आरामदेह कमरा है। आइए तशरीफ लाइए। सराय वाला पादरी को लेकर उसी कमरे में आ गया जहां बिस्तर पर मारिया आराम कर रही थी। पादरी ने कमरे का जायजा लिया। अंगीठी में आग रोशन थी। कुर्सी मेज करीने से रखी थी। बिस्तर पर लिहाफ बिछा था। उस लिहाफ के नीचे मारिया लेटी थी। ये पादरी नहीं देख सकता था। वो बड़ा खुश हुआ। वाकई कमरा बहुत आरामदेह है। उसने सराय वाले को कुछ रकम अदा की। सराय वाला मुंह में पाइप दबाए जल्दी से बाहर निकल गया। उसे डर था कहीं कमरे का भूत उसके सर पर मुक्का न मार दे। पादरी ने कोट उतारकर खूंटी पर रखा। गर्म पानी से मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले और बिस्तर की तरफ आया। मारिया जल्दी से बिस्तर से निकलकर मेज के पास खड़ी हो गई। पादरी बिस्तर पर लेटकर किताब पढ़ने लगा। मारिया परेशान हुई। पादरी ने तो उसके बिस्तर पर कब्जा जमा लिया था। अब वो कहाँ सोएगी? उसे यहाँ से चलता करना चाहिए। मारिया ने पीछे से आकर पादरी की किताब पर हाथ मारा। किताब पादरी के हाथ से गिर पड़ी। पादरी ने चौंक कर इधर उधर देखा। ये किताब पर किसने हाथ मारा है? क्या उसे नींद आ रही है? ज़रूर नींद की वजह से किताब खुद ब खुद उसके हाथ से गिर पड़ी होगी। ये सोचकर पादरी ज़रा सा मुस्कुराया और दोबारा किताब पढ़ने लगा। मारिया ने देखा कि पादरी ने मेज़ पर गर्म दूध का एक गिलास रखा था। मारिया ने दूध का गिलास गायब कर दिया। पादरी ने किताब पढ़ते पढ़ते एक जमाई ली और किताब बंद करके सराहने के नीचे रखी। फिर हाथ बढ़ाकर दूध का गिलास पकड़ना चाहा, मगर वहाँ गिलास नहीं था। पादरी कुछ हैरान सा हुआ। उठकर गिलास देखने लगा कि वो कहाँ चला गया। फिर सर खुजाता हुआ बिस्तर में आकर लेटने ही लगा था कि मारिया ने गिलास वापस उसकी मेज़ पर रख दिया। पादरी की आंखें खुली की खुली रह गई। वो मुस्कुराया और बोला, मेरे भाई, मैं समझ गया हूँ कि तुम कोई भोली भटकी रूह हो, कोई बड़ा नेक दिल भूत हो। मैं रूहों और भूत प्रेत को मानता हूँ। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं करूँगा। मेरे तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मैं एक मजहबी इंसान हूँ। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं और तुम वापस आसमान पर अपनी बादशाहत में जा सको। मारिया सोच में पड़ गई कि इस शरीफ और नेक दिल इंसान की बात का जवाब दे या खामोश रहे। असल में वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो तो सिर्फ ये चाहती थी कि मुसाफिर डर कर भाग जाए और उसे कमरे में तन्हा छोड़ दे। क्या अगर वो पादरी को समझा सके और वो वहाँ से चला जाएगा? क्या खबर पादरी पर उसकी बातों का असर हो जाए और वो शराफत से चला जाए? उसने पादरी से बात करने का फैसला कर लिया। वो बोली, मैं एक भटकी हुई रूह हूँ। मेरा नाम मारिया है। मैं कुछ अरसे से इस कमरे में रहना चाहती हूँ, मगर मुसाफिर लोग यहाँ आकर मुझे परेशान करते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग मुझे यहाँ कुछ देर आराम से रहने दें? पादरी एक बार तो काम गया। रूह किसी लड़की की थी। लड़की की आवाज़ उसे बिल्कुल साफ और करीब सुनाई दे रही थी। उसे एक बार तो पसीना आ गया। वो रूहों का कायल ज़रूर था, मगर रूहों की आवाज़ उसने कभी नहीं सुनी थी। उसने बड़े हौसले से दिल को मजबूत करते हुए कहा, ऐ रूह, मुझे खुशी है कि तुमने मुझसे बात की। यकीन करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। सिर्फ आज की रात यहाँ आराम करूँगा और सुबह चला जाऊँगा। हाँ, जाते हुए ऐसा बंदोबस्त ज़रूर कर जाऊँगा कि यहाँ दूसरा मुसाफिर ना आए। मगर आखिर ये सराय है, कभी ना कभी कोई ना कोई मुसाफिर यहाँ ज़रूर आकर तुम्हारी परेशानी का बायस बनेगा।
मारिया ने कहा, पादरी साहब आपका शुक्रिया। ये ठीक है कि यहाँ मैं ज़्यादा दिन आराम ना करूँगी, मगर क्या करूँ, मैं इस शहर में, इस मुल्क में अजनबी हूँ, यहाँ की जगहों से वाकिफ़ नहीं, मैं और कहीं नहीं जा सकती। पादरी ने कहा, रूह तुम कहाँ से आई हो? मारिया ने यूं ही कह दिया, मैं एक ऐसे सितारे से आई हूँ जो यहाँ से 1 करोड़ नूरी साल के फासले पर है। वहाँ 7 सूरज सुबह को निकलते हैं और 12 चांद रात को तलू होते हैं। पादरी ने रुमाल से माथे पर आया हुआ पसीना खुश करके कहा, क्या तुम वहाँ खुश नहीं थी? तुम किसकी तलाश में हमारे मुल्क, हमारे शहर में आई हो? मारिया ने कहा, यह मैं आपको नहीं बता सकती, ये एक ऐसा राज है जिसे फाश करने का मुझे हुक्म नहीं है। पादरी ने अंजील निकाल कर कुछ सतरें पड़ी और फूंक मारकर बोला, खुदावंद पाक तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे और तुम्हें निजात हासिल हो, ये मेरी दुआ है। मारिया ने कहा, शुक्रिया। पादरी ने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जो आसमान की दुनिया कैसी है, वहाँ रूहें किस हालत में रहती हैं? पादरी ज़िंदगी में पहली बार आलम बाला से आई हुई किसी रूह से मुखातिब हो रहा था। वो चाहता था कि ऊपर वाली दुनिया की जितनी बातें पूछ सकता है पूछ ले, और फिर अखबार में मजमून छाप कर एक हंगामा मचा दे और खूब शोहरत हासिल कर ले। मारिया ने सोचा कि वह उसके सवाल का क्या जवाब दे सकती है। उसे क्या मालूम कि ऊपर आसमान पर रूहें किस आलम में रहती हैं। फिर भी वो अपने आप को रूह जाहिर कर चुकी थी, इसलिए कुछ ना कुछ जवाब देना ज़रूरी हो गया था। कहने लगी, नेक रूहें जन्नत में रहती हैं और गुनहगार रूहें दोज़ख की आग में सजा पाती हैं। पादरी बोला, रूहें इस दुनिया में वापस क्यों आ जाती हैं जैसा कि तुम आ गई हो? मारिया अब पादरी के सवालों से तंग आ चुकी थी। बहरहाल जब्त करके बोली, बाज़ रूहें सैर करने आ जाती हैं और बाज़ अपने किसी साथी रूह की तलाश में यहाँ आ जाती हैं। क्या रूहें इस दुनिया में आकर गुम भी हो जाया करती हैं? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे कि मेरी एक बहन की रूह दुनिया में आकर कहीं खो गई। मैं उसकी तलाश में इस मुल्क में आई हूँ, क्योंकि मुझे आसमानों पर पता चला कि मेरी बहन की रूह मुल्क विलायत में देखी गई है। पादरी बड़ी दिलचस्पी और गहरी तवज्जो से मारिया की बातें सुन रहा था। यह उसकी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा था। वो रूह से ज़्यादा बातें पूछना चाहता था ताकि काफ़ी लंबा मजमून अखबार में दे सके। कहने लगा, क्या मरने के बाद रूह सीधी आसमानों पर चली जाती है? मारिया को क्या खबर थी कि मरने के बाद रूह कहाँ जाती है। वो तो पादरी के सवालात का ऊट पटांग जवाब देते देते तंग आ गई थी। कहने लगी, कुछ रूहें मरने के बाद सीधी आसमानों पर चली जाती हैं, कुछ रूहें यहीं कब्रिस्तान की तरफ रह जाती हैं, मगर उनकी आवाज़ें कोई नहीं सुन पाता। फिर वो किसी इंसान का रूप बदलकर कब्रिस्तान के बाहर खड़ी हो जाती हैं। जो कोई वहाँ से गुजरता है उसका रास्ता रोककर उसका नाम ले लेकर बुलाती हैं, और जब वो उनके पास आता है तो उसका कलेजा निकाल कर खा जाती हैं। पादरी को अपना कलेजा कांपता हुआ महसूस हुआ। उसके सर पर पसीना आ गया। वो रूह की बातें से अब डरने लगा था। मारिया भी यही चाहती थी कि उसे किसी तरह डराया जाए ताकि वो वहाँ से भाग जाए। पादरी ने सीने पर सलीब का निशान बनाकर कहा, खुदावन तुम्हें निजात अता करे, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर तुम चाहती हो कि किसी जगह आराम और सुकून से कुछ देर रह सको तो इस सराय को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ तो मुसाफिरों का चल चलाओ लगा ही रहेगा। मारिया ने कहा, मैं कहाँ जाऊँ, मैं यहीं रहूँगी। अब कोई आएगा तो उसका कलेजा निकाल कर खा जाऊँगी। पादरी ने सहम कर कहा, गज़ब ना करना बहन, मैं तुम्हें यहाँ के लोगों की परेशानी से बचने का तरीका बता रहा था। यहाँ से 2 मील दूर शहर से बाहर पुराने कब्रिस्तान के पीछे एक उजाड़ तारीखी किला है। उस किले में सैकड़ों कमरे हैं, जिनमें आरामदेह बिस्तर भी हैं। किले में सिवाय एक चौकीदार के और कोई नहीं रहता। अगर तुम वहाँ चली जाओ तो तुम्हें बड़े सुकून से चाहे सारी ज़िंदगी रह सकती हो, वहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। पादरी की बात मारिया के दिल को लगी। वाकई अगर वो तारीखी किले में चली जाए तो रोज़ रोज़ की झकझक से बच जाएगी। उसने कहा, पादरी साहब मुझे आपकी तजवीज़ पसंद आई है, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी। क्या मैं कभी कभी किले में आकर तुमसे मुलाकात का शर्फ हासिल कर सकूँगा, ए मुकद्दस रूह? मारिया ने कहा, पहली बात तो यह है कि मैं मुकद्दस रूह नहीं हूँ, बल्कि एक गुनहगार रूह हूँ। दूसरी बात यह है कि वहाँ मैं किसी से मुलाकात नहीं करना चाहती। मैं आराम और सुकून की खातिर किले में जाऊँगी। मुझसे मिलने की कोशिश ना कीजिएगा, और हाँ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ, मुझसे कोई बात ना करें। पादरी सर खुजा कर इधर उधर देखता रह गया। जिधर से मारिया की आवाज़ आ रही थी उसने सर पर हाथ फेर कर कुछ कहना चाहा, मगर रुक गया। मोमबत्ती बजाकर बिस्तर में घुसा और सोने की कोशिश करने लगा। हकीकत में वो कुछ डर सा गया था। जो ही कमरे में मोमबत्ती बुझने से अंधेरा हुआ, उस पर दहशत सवार हो गई। उसे यूं लग रहा था जैसे अभी अभी रूह आकर उसके लिहाफ के अंदर हाथ डालकर उसका कलेजा निकाल कर ले जाएगी। उसे कब्रिस्तान से आने वाली रूहों की डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसे ठंडे पसीने आने लगे। उसका सारा जिस्म कांपने लगा। फिर उसने एक दिलदोज चीख मारी और बिस्तर से निकलकर दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गया। नीचे सराय का मालिक उसकी खौफनाक वापसी का इंतजार कर रहा था। पादरी उसके कमरे में आकर बिस्तर पर गिर पड़ा। उसके होंठ कांप रहे थे और डरी डरी आवाज़ में कह रहा था, भूत भूत, कमरे में मुझसे बोल रहा था, भूत भूत। उसने एक और चीख मारी और बेहोश हो गया। सराय का मालिक सर पीट कर रह गया। अब तो पूरी तरह साबित हो गया था कि कमरे में भूत रहता है।
भला अब कौन उस कमरे में आकर ठहरेगा। ये सराय के मालिक का बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि वो मुसाफिरों से बहुत ज़्यादा किराया वसूल किया करता था। दूसरे रोज़ सुबह सुबह वो अपने एक हमसाये के पास गया। ये हमसाया एक जादूगर था, जो मोहल्ले वालों को ये कहता फिरता था कि वो अफ्रीका से रूहों का मार भगाने का जादू सीख कर आया है। सर पर काला बड़ा सा टोप, लंबा कोट, हाथों में काला डंडा पकड़े वो मुर्गे की तरह अकड़ अकड़ कर फिरा करता था। जहाँ कहीं किसी को बीमार देखता फौरन बू सूंघ कर कहता, यहाँ बदरू का साया है, मैं अभी बदरू को भगाता हूँ। इसने समझ के रखा है, बस मैं आ गया हूँ, अब बदरू भाग जाएगी और मरीज़ अच्छा हो जाएगा। फिर वो मरीज़ की चारपाई के गिर्द धुनी देता, वो 4 चक्कर काटता, मुँह ही मुँह में खुदा जाने किस जुबान के मंत्र बुड़बुड़ाता, ज़मीन पर डंडे मारता और कहता, भाग गई बदरू भाग गई, लाओ मेरे 5 रुपये। घर वाले समझते कि शायद ये सच कह रहा है और उसने बदरू को भगा दिया है और उनका मरीज़ अच्छा हो गया है। चुनाचे वो मजबूरन 5 रुपये निकाल कर उसे दे देते। सराय के मालिक ने सुबह ही सुबह उस पाखंडी जादूगर का दरवाज़ा जा खटखटाया। वो बिस्तर से बुड़बुड़ाता हुआ उठ कर आया। कौन बदरू इस वक्त मुझे तंग करने आई है? सराय के मालिक ने गिड़गिड़ा कर कहा, जनाब आपको जहमत दी माफ़ी चाहता हूँ, मगर मेरी मदद कीजिए, आपकी मदद के बगैर मेरी सराय तबाह हो जाएगी। मेरी सराय के एक कमरे में बदरू ने कब्जा जमा लिया है। कई मुसाफिर डर के मारे भाग गए हैं, अब कोई मुसाफिर वहाँ नहीं आता। अगर बदरू ने मेरी सराय के सारे कमरों पर कब्जा कर लिया तो मैं लुट जाऊंगा। जादूगर ने उछल कर कहा, बदरू आ गई है, फिक्र न करो, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि नानी याद आ जाएगी, मगर मैं पूरा 100 रुपया लूँगा। सराय वाला बोला, मुझे मंजूर है जनाब। जादूगर ने उसी वक्त टोप सर पर रखा, डंडा हाथ में लिया, काला कोट पहना और बोला, चलो कहाँ है बदरू, चल कर उसकी खबर लूँ। उसने समझ क्या रखा है, क्या उसे पता नहीं कि इस मोहल्ले में टाम जादूगर रहता है जिसने अफ्रीका से जादू सीखा है। सराय का मालिक बहुत खुश हुआ कि जादूगर उसके साथ है। अब उसकी सराय भूत से पाक हो जाएगी और वो फिर से कमरे को किराए पर चढ़ा सकेगा। वो जादूगर को लेकर सराय में आ गया। जादूगर ने टोप सर पर ठीक से जमाते हुए कहा, सबसे पहले मुझे नाश्ता कराओ, 6 अंडे, मक्खन, जाम, मार्मलेड, शहद, गोश्त के टुकड़े और काफ़ी जल्दी लाओ। नाश्ता किए बगैर मैं बदरू के खिलाफ कोई जादू नहीं कर सकता। सराय वाला बेचारा फंस गया था, मरता क्या ना करता। मजबूरन उसने अंडे, मक्खन, जाम, मार्मलेड, शहद, गोश्त और काफ़ी लाकर जादूगर के आगे रख दी। जादूगर बड़े ठाठ से हड़प करने लगा, साथ ही साथ वो पूछता भी जाता था, कौन से कमरे में भूत रहता है? क्या तुमने उसकी आवाज़ सुनी है? क्या वो रात को आवाज़ें देता है? क्या उसकी आवाज़ चुड़ैलों से मिलती जुलती है? सराय वाला कहने लगा, जनाब रात एक पादरी साहब कमरे में ठहरे थे, आधी रात को कांपते लरजते मेरे पास आ गए, धम से बिस्तर पर गिरे और बेहोश हो गए। मुझे क्या मालूम कि भूत किस ज़ुबान में बात करता है और किस वक्त बोलता है और कौन सी आवाज़ें निकालता है। आप नाश्ता कर रहे हैं, इसके बाद आप ही चलकर मालूम करें कि ये भूत कौन से मुल्क का है और क्या चाहता है। जादूगर ने बड़ा सा शहद का चम्मच मुंह में डालते हुए कहा, अरे तुम हमें क्या समझते हो? अफ्रीका से जादू सीखा है, उस भूत की क्या मजाल कि मेरे सामने ठहर सके। ऐसे ही झांपड़ दूंगा कि नानी याद आ जाएगी। अभी पता करता हूँ कि ये किस बाग की है मूली। सराय वाला चाहता था कि जादूगर जल्दी से नाश्ता ख़त्म करे, मगर वो तो धड़ाधड़ खाए जा रहा था। मालूम होता था कि कई रोज़ से उसने नाश्ता नहीं किया था। बोला, ज़रा आधी दर्जन उबले हुए अंडे और लाना। सराय वाले ने कहा, जनाब पहले इस भूत की तो खबर लें। जादूगर ने डांट कर कहा, बदबख्त, क्या तू ये चाहता है कि भूत तेरी सारी सराय पर कब्जा जमा ले? सराय वाले ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, अभी अंडे हाजिर कर देता हूँ। बेचारा लपक रप बावर्ची खाने में गया और आधी दर्जन उबले हुए अंडे प्लेट में डालकर पेटू जादूगर के आगे रख दिए। वो बड़े मज़े से डकार लिए बगैर उन्हें मुंह में डालकर हड़प कर गया। फिर उसने मुंह पोंछा, हाथ साफ किए और बोला, चलो अब ज़रा सा भूत के बच्चे से 2-2 हाथ कर लें। सराय का मालिक खुशी खुशी उसे ऊपर ले गया और कमरे के बाहर रुक कर बोला, जनाब इस कमरे में वो भूत रहता है। जादूगर हंसकर बोला, अभी देखते हैं उस भूत के बच्चे को। जादूगर ने मस्खरों की तरह हंसकर कहा और दरवाजे पर डंडा मारकर उसे खोल दिया। जादूगर अंदर दाखिल होने से रुक गया और गर्दन अंदर करके गौर से कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। मारिया की आंख खुल गई। पादरी के डर कर भागने के बाद वो बड़े मज़े से गर्म बिस्तर में घुसी सो रही थी कि जादूगर के डंडे की आवाज़ सुनकर जाग पड़ी। देखती है कि दिन की रोशनी कमरे में फैली है और एक लंबे टोप स्याह लंबे कोट वाला मस्खरा हाथ में डंडा लिए गर्दन कमरे में डाले दाएं बाएं देख रहा है। उसके पीछे सराय का मालिक खड़ा है। मारिया समझ गई कि सराय का मालिक किसी ऐसे जादूगर को साथ लाया है जो भूत प्रेत को भगाया करते हैं। मारिया ने वहाँ से चले जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन जाने से पहले वो इस मस्खरे जादूगर को थोड़ा सा मज़ा चखाना चाहती थी। आखिर इस कार्टून जादूगर ने उसे समझ के रखा था। जादूगर ने कमरे में दाखिल होकर चारों तरफ बड़ी तशवीश भरी नज़रों से देखा, अपने डंडे को यूं ही लहराया और सराय के मालिक की तरफ देखकर बोला, भूत बहुत ख़तरनाक है,
मुझे सारी रात वजीफा करना पड़ेगा, तुम्हें 50 रुपये और देने होंगे। सराय के मालिक ने जल्दी से कहा, मुझे मंजूर है जनाब, आप अभी से वजीफा शुरू कर दें। जादूगर ने डंडा छत की तरफ लहराकर चीखते हुए कहा, वजीफा अभी शुरू करने के 50 रुपये मजीद देने होंगे, क्या तुम्हें मंजूर है? मंजूर है जनाब। सराय का मालिक हर हालत में भूत को अपने सराय से भगा देना चाहता था। मारिया को उसकी हालत पर तरस आ रहा था। एक बार तो उसका जी चाहा कि सराय के मालिक से कह दे कि ये शख्स फ्रॉड है, उसकी बातों पर एतमाद न करे, मगर वो तो जादूगर का दीवाना हो रहा था, उसके आगे बिछा बिछा जा रहा था। जादूगर को यकीन था कि कमरे में भूत वगैरह बिल्कुल नहीं है, ये सराय का मालिक यूं ही पागल हो गया है, उसे वहम है कि यहाँ भूत रहता है। चुनाचे उसने कहा, तुम अब जा सकते हो, मैं तन्हाई में बैठकर वजीफा करूँगा। हाँ सुनो, यहाँ एक थाली रुपयों की भरी रख दो, उसके बगैर वजीफे में कोई असर नहीं होगा। सराय का मालिक उसके फंदे में फंस गया था। उसने दिल पर पत्थर रखकर एक थाली में चांदी के रुपए रखे और मेज़ पर रखकर बाहर चला गया। जादूगर ने उसके जाते ही दरवाज़ा बंद किया और दोनों हाथों से ताली बजाकर शरारत से मुस्कुराया और थाले में से सारे रुपए उठाकर अपने काले कोट की जेब में डाल लिए और कमरे में अकड़ अकड़ कर टहलते हुए बोला, क्या बेवकूफ़ बनाया इस बूढ़े को, अभी तो इसको और बेवकूफ़ बनाना है, इसके पास बड़ी दौलत है। मस्खरा जादूगर आराम से कुर्सी पर बैठ गया और नाक पर उंगली बजा बजा कर गाने लगा। मारिया उसके ये सारे तमाशे बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। जादूगर का हैट मेज़ पर पड़ा था, वो उठकर गुसल खाने में चला गया। मारिया शायद इसी मौका का इंतजार कर रही थी। उसने जादूगर का हैट उठाकर पिछली गली में फेंक दिया। जादूगर मुंह हाथ धोकर बाहर निकला तो मेज़ पर अपने हैट को ना पाकर हैरान हुआ। कमरे में इधर उधर तलाश करने लगा, मगर हैट तो नीचे गली में कूड़े क्रिकेट के ढेर में पड़ा हुआ था। उसने जो ही गली में झांक कर देखा तो हैट कूड़े में पड़ा था। हैं, ये किसने फेंक दिया मेरा हैट? वो तेजी से वापस मुड़ा और वापस नीचे जाने के लिए दरवाजे की जानिब बढ़ा ही था कि मारिया ने आगे टांग कर दी। जादूगर उसकी टांग में उलझकर मुंह के बल आगे को गिर पड़ा। जल्दी से उठा और देखने लगा कि ये उसे किसने नीचे गिरा दिया। उसे किसी इंसान की टांग अपनी टांग से लगती महसूस हुई थी। अब उसे कमरे के भूत का ख्याल आ गया। अब तो उसकी सिट्टी गुम हो गई। उसका तो ख्याल था कि भूत भूत कहाँ होगा, सराय के मालिक का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन यहाँ तो दाल में कुछ काला काला दिखाई दे रहा था। बहरहाल वो कपड़े झाड़ता हुआ उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मारिया दरवाजे के दरमियान खड़ी थी। उसने आगे बढ़ते हुए जादूगर के सर पर जोर से मुर्गी का अंडा दे मारा। ओह मेरे खुदा! जादूगर के सर पर अंडा बहने लगा। उसने जेब से रुमाल निकालकर अपना गंजा सर पहुंचा और गुसलखाने की तरफ भागा। अब मारिया गुसलखाने के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हुई। जो ही जादूगर गुसलखाने में जाने लगा, मारिया ने एक और अंडा उठाकर उसके सर पर जोर से दे मारा। ओह मेरे खुदा! कौन है, कौन है? मारिया ने उसकी पीठ पर जोर से लात मारी। जादूगर मुंह के बल सोफे पर गिर पड़ा। अब उसे यकीन हो गया कि कमरे में वाकई भूत मौजूद है। जल्दी से उठकर दोनों टांगें उठाकर सोफे पर बैठ गया और कांपते हुए हाथ जोड़कर बोला, भूत जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मारिया ने भारी आवाज़ बनाकर कहा, मैं तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मुझे बहुत परेशान किया, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें अभी कत्ल करके तुम्हारी लाश के टुकड़े दरिया में बहा दूंगा। जादूगर सोफे से उछलकर कालीन पर आ गया और सर झुकाकर बोला, रहम रहम रहम, मेरे प्यारे मेरे अलबेले भूत, मुझ पर रहम करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब किसी भूत को नहीं सताऊंगा। मारिया बोली, तो फिर सराय के मालिक को सारे पैसे निकाल कर मेज़ पर रख दो और यहाँ से भाग जाओ। पैसे निकालने के मामले में जादूगर ज़रा सा हिचकिचाया और माथा पकड़ कर बोला, भूत साहब क्या ख्याल है, अगर मैं पैसे देने के बजाय उस बुढ़े के सर की मालिश कर दूँ तो क्या ख्याल है? बक बक बंद करो, मारिया ने चीख कर कहा। जल्दी से बूढ़े के पैसे निकालकर मेज़ पर रख दो, नहीं तो मैं तुम्हारा भेजा निकाल कर रख दूंगा। अभी लो भूत साहब, अभी लो जनाब, जादूगर ने जल्दी से कहा और जेब से सराय के मालिक के सारे पैसे निकालकर मेज़ पर रख दिए। अब भाग जाओ इस कमरे से, चलो भागो। मारिया ने ज़ोर से जादूगर की पीठ पर लात मारी। वो उछलता कूदता शोर मचाता दरवाजे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद सराय का बूढ़ा मालिक कमरे में आकर मुंह खोले देखने लगा। जनाब कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप? उसने शायद जादूगर की चीखों पुकार सुन ली थी और अब वो उसकी खैरियत पूछने आया था। मेज़ पर रुपए पड़े देखे तो ताज्जुब करने लगा। मारिया जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, कहने लगी, सुनो बड़े मियाँ, मैं तुम्हारे कमरे का भूत हूँ, अब जा रहा हूँ, मगर इस जादूगर की वजह से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। मेज़ पर ये तुम्हारे वो रुपए रखे हैं जो तुमने इस जादूगर को मेरे भगाने के लिए दिए थे। खबरदार, इस मस्खरे को कभी किसी भूत के लिए ना बुलाना। सराय का मालिक मारिया की आवाज़ सुनकर भुनचक्का होकर खड़े का खड़ा रह गया। उसकी बात बड़ी हैरानी से सुन रहा था। मारिया ने जाते हुए मेज़ पर से गिलास उठाकर बूढ़े के सर पर रख दिया और कहा, यह मेरे जाने की निशानी है, अगर सर्दी का मौसम ना होता तो मैं इसे तुम्हारे सर पर उंडेल देती। खुदा हाफिज। मारिया सराय से निकलकर बाजार में आ गई। वो किले की तरफ चल पड़ी। पादरी ने उसे रास्ता बता दिया था। रात की बर्फबारी में सड़कें और मकानों की छतें सफ़ेद हो रही थीं। मारिया चलती चलती गई। लोग बहुत कम बाजारों में चल फिर रहे थे क्योंकि सर्दी बहुत शदीद थी
और बड़ी सर्द हवाएं चल रही थीं। वो शहर के बाहर आ गई। यहाँ भी मकान थे, टूटे फूटे पुरानी दीवारों वाले मकान, जिनमें शायद गरीब लोग रहते थे। मारिया ने देखा एक मकान के बाहर बुढ़ा कुर्सी पर बैठा धूप ताप रहा था। एक गंदी सी बच्ची उसके करीब गर्म फटे हुए कोट में लिपटी कुर्सी पर बैठी थी। मारिया उसके करीब जाकर बोली, बड़े मियाँ, कब्रिस्तान को कौन सा रास्ता जाता है? उस तरफ जाओ, बड़े मियाँ ने उंगली से इशारा करते हुए कहा। फिर वो चौंक कर उछल पड़ा क्योंकि उसे सवाल करने वाली औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मारिया बुड्ढे की बताई हुई सड़क पर चल पड़ी। बूढ़ा हैरानी के आलम में डूबा कभी छोटी बच्ची को देखता और कभी सर खुजाने लगता। ये सड़क जिस पर मारिया चली जा रही थी एक बाग में जाकर खत्म हो गई। थोड़ी देर के लिए जो धूप निकली थी वो बुझ सी गई। सूरज बादलों में छुप गया, आसमान पर स्याह बादल छा गए। मालूम होता था कि अब फिर बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी। बाग के दरख्त टुंड मुंड थे, शाखों पर बर्फ जमी हुई थी। बाग का रास्ता भी बर्फ में छुपा हुआ था। मारिया के चमड़े के मजबूत बूट बर्फ पर चलने में उसकी बड़ी मदद कर रहे थे। बाग काफ़ी चौड़ा था, ग्राउंड में बर्फ ही बर्फ थी। मारिया उसके किनारे किनारे चलती मशरिक की तरफ आ गई। उसे दरख्तों के पीछे पुराने किले की तारीखी इमारत भी नजर आने लगी थी। यही किला उसकी मंजिल था। यहाँ वह उतनी देर तक रहना चाहती थी जितनी देर तक उसे अंबर और नाग के बारे में पूरी मालूमात हासिल नहीं हो जाती थी कि वो कहाँ है। मारिया ने सोचा कि क्या खबर किले में उसे खाने को कुछ मिले या ना मिले। उसे चाहिए कि 2-4 रोज के लिए खाने पीने की चीज़ें अपनी साथ लेती जाए। वो बाग से बाहर निकली तो उसकी नज़र एक पुराने दरवाजे वाले दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर एक नीले रंग का छोटा सा बोर्ड लगा था जिस पर डबल रोटी की तस्वीर थी। मारिया ने शीशों में से झांक कर अंदर देखा। दरमियान में अंगीठी में आग रोशन थी और 2-4 आदमी आसपास बैठे आग ताप रहे थे और बातें कर रहे थे। मारिया ने दरवाज़ा खोल दिया। उसके साथ ही दुकान में घंटी बज उठी। दुकानदार ने घूमकर देखा, वो देखता ही रह गया क्योंकि दरवाजे की घंटी की आवाज़ सबने सुनी थी। फिर दरवाज़ा अपने आप खुलकर बंद हो गया। कौन है? दुकानदार ने पूछा। मारिया ने कोई जवाब न दिया। वो अंगीठी के पास आकर दोनों हाथ फैलाकर आग तापने लगी। एक गाहक ने मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर विलियम, तुम्हारा वहम था, शायद हवा की वजह से दरवाज़ा अपने आप खुल गया था। मारिया ने गौर से दुकान का जायजा लिया। यहाँ खाने पीने की बेशुमार चीज़ें थीं। मारिया जब ज़रा गर्म हो गई तो अंगीठी से हटकर काउंटर के पीछे आ गई। दुकान का मालिक रजिस्टर पर झुका हिसाब किताब लिख रहा था। मारिया ने एक लिफाफा उठा लिया। लिफाफे की खड़बड़ की आवाज़ से दुकानदार ने चौंक कर देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था। मारिया ने अलमारी में से डबल रोटियां और जाम के डब्बे निकालकर लिफाफे में डाले। उनके शोर से दुकानदार ने फिर घूमकर अलमारी की जानिब देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था, बस दीवार के साथ लकड़ी के खाने लगे थे। मारिया ने उसके कान के करीब मुंह ले जाकर कहा, भूत हैं, इस दुकान में भूत हैं, मसलन मैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? गाहक के हाथ से पाइप ज़मीन पर गिर पड़ा था और उसकी आंखें फटी हुई थीं। दुकानदार ने यह मंजर देखा तो कहा, क्या बात है मिस्टर ल्यूइस, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, तुम्हारा पाइप भी ज़मीन पर गिरा पड़ा है। मारिया की आवाज़ करीब बैठे कुछ दूसरे लोगों ने भी सुनी थी। वो भी कुछ परेशान से थे। मिस्टर ल्यूइस ने कहा, कोई बात नहीं, यूं ही ज़रा हाथ काम गया था। उसने झुककर अपना पाइप उठाना चाहा था कि मारिया ने अपने हाथ से पाइप उठाकर उसके हाथ में रख दिया। ये लो बड़े मियाँ, तुम बुजुर्ग आदमी हो, तुम्हारी खिदमत करना हम भूत अपना फ़र्ज समझते हैं। मारिया ज़ोर से हंस पड़ी। उसके हंसने की आवाज़ दुकान में गूंज उठी। वहाँ बैठे सारे लोग हक्के पक्के होकर रह गए। किसी में इतनी सकत न थी कि वो अपनी जगह से हिल सके या लब हिलाकर पूछे कि यह आवाज़ कैसी थी। मारिया ने दरवाज़ा खोला और सड़क पर आ गई। उसने किले की जानिब चलना शुरू कर दिया। किला एक पुराने कब्रिस्तान के अक़ब में था। कब्रिस्तान के दरख्त भी बर्फ़ से ढके हुए थे। यहाँ कब्रों के सिरहाने कतबे लगे थे जिन पर मरने वालों के नाम लिखे थे। बड़े बड़े मट्टी के गुलदानों में खुश्क टहनियाँ पड़ी थी जिन पर बर्फ़ जमी थी। मारिया कब्रिस्तान में से गुजरती चली गई। बर्फ़ पर चलने से ज़मीन पर उसके कदमों के निशान पड़ते जा रहे थे। अगर इस वक्त कोई देखता कि चलने वाला इंसान नज़र नहीं आ रहा मगर बर्फ़ पर उसके पाँव के निशान पड़ते चले जा रहे हैं तो वो बेहोश होकर गिर पड़ता। अब उस किले की इमारत उसे साफ दिखाई देने लगी। यह किला कब्रिस्तान के पीछे एक ऊंचे टीले पर था जिसके इर्द गिर्द बहुत गहरी खाई थी। खाई में झाड़ियाँ उगी हुई थी। मारिया किले के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसका दरवाज़ा बंद था जो बहुत बड़ा था। नीचे एक छोटी सी खिड़की बनी थी। मारिया ने उसे धक्का दिया तो वह चिरचिराहट की आवाज़ के साथ खुल गया। मारिया किले के अंदर दाखिल हो गई। ड्योढ़ी काफ़ी लंबी थी, छत ऊंची थी, दाएं बाएं कोठलियाँ बनी थीं जिनके दरवाजे उखड़ चुके थे। दरवाजे की चिरचिराहट की आवाज़ सुनकर एक कोठली से चौकीदार गले के गिर्द मफलर ठीक करता हुआ खांसता हुआ बाहर निकला और बोला, कौन है भाई? वहाँ कोई भी नहीं था। छोटा दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ था। शायद हवा की वजह से खुल गया है दरवाज़ा। चौकीदार बुड़बुड़ाता हुआ उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। इतने में कोठली में से एक बिल्ली शोर मचाती बाहर निकली। खौफ की वजह से उसकी दुम बार बार हिल रही थी और कान खड़े थे। म्याऊं म्याऊं। बिल्ली ने मारिया की मौजूदगी को महसूस कर लिया था और वो बार बार बोल रही थी। चौकीदार ने उसे लात मारकर कहा, क्या शोर मचा रखा है तूने?
भाग अंदर, कोई नहीं है यहाँ। बिल्ली और ज्यादा शोर मचाने लगी। मारिया ड्योढ़ी से गुजरकर किले की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाली मंजिल में आ गई। यहाँ दीवारों पर पुराने बादशाहों और जनरलों की तस्वीरें बनी हुई थी। एक ज़रा बख्तर पड़ा था। मेहराबों पर फूल बूटे बने थे जिनके रंग मांद पड़ गए थे। सतून बेशुमार थे। मारिया सतूनों में से गुजरती अकबी हिस्से में आ गई। यहाँ के तारों में कमरे बने हुए थे जिनके दरवाजे टूट फूट चुके थे और कुंडों पर जंग लग चुका था। मारिया ने एक कोने वाले कमरे के दरवाजे को देखा। उसके किवाड़ सही सलामत थे, अलबत्ता कुंडी उखड़ चुकी थी। ये कमरा बड़ा मौजूद था। अगर कुछ चाहे भी तो बाहर से कुंडी नहीं लगा सकता था। अंदर की कुंडी महफूज थी। मारिया ने देखा कि कमरा छोटा सा था। अंगीठी में आग नहीं जल रही थी। सर्दी बहुत थी। दीवार के साथ एक पलंग बिछा था जिस पर बिस्तर लगा था। साफ लगता था कि यहाँ कोई रात को रहा करता था। मारिया ने खाने पीने की चीज़ों से भरा हुआ लिफाफा तंग से बावर्ची खाने की पुरानी ठंडी मेज़ पर जाकर रख दिया। उसने कोने में से लकड़ियाँ उठाकर अंगीठी में आग जलाती और आरामदेह कुर्सी पर कंबल लेकर बैठ गई और आग तापने लगी। थोड़ी ही देर में कमरा गर्म हो गया। मारिया ने बड़ा आराम महसूस किया। फिर उसने डिब्बों से मक्खन, जाम और शहद निकालकर डबर रोटी पर लगाकर खाया। कुछ गोश्त के टुकड़े खाए और केतली में पानी डालकर कॉफ़ी बनाई और बड़े सुकून से प्याली में डालकर पीने लगी। कॉफ़ी पीकर उसने कप मेज़ पर रखा, बावर्ची खाने का दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर में घुसकर लेट गई। वो थक गई थी और कुछ देर आराम करना चाहती थी। लेटते ही उसे नींद आ गई। अचानक किसी खड़ाक से उसकी आवाज़ खुल गई। क्या देखती है कि चौकीदार बावर्ची खाने का दरवाज़ा खोल रहा है। मारिया बिस्तर में से उठकर बैठ गई। वो चौकीदार की हैरानी का मज़ा ले रही थी, मगर उसे चौकीदार का आना बुरा लगा था। कमबख्त यहाँ भी लोग उसे परेशान करने के लिए आ गए थे। इतनी परेशानी उसे आज से पहले के ज़माने में कभी नहीं हुई थी। चौकीदार ने बावर्ची खाने में जाकर देखा कि खाने पीने की चीज़ें मेज़ पर रखी हैं। कुछ डिब्बे खोलकर दोबारा बंद किए गए हैं। फर्श पर डबल रोटी के टुकड़े बिखरे हैं। सबसे ज़्यादा हैरानी उसे इस बात पर हुई कि अंगीठी में आग जल रही है। मेज़ पर कॉफ़ी का प्याला भी पड़ा है। ऐसा लगता था कि कोई शख्स अभी अभी कॉफ़ी पीकर बाहर निकल गया है। यहाँ कौन आया था? चौकीदार सर खुजाकर सोचने लगा। उसे ख्याल आया कि किले में कोई भूत आ गया है। इस ख्याल पर वो हंस पड़ा। भला भूत कहाँ से आ सकता है? ज़रूर कोई चोर है जो यहाँ दिन गुजारने आ गया होगा। मैं उसकी ताक में रहूंगा और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दूंगा। मारिया चौकीदार को चुपचाप बिस्तर में बैठी देखती रही। चौकीदार ने लिफाफे में से केक का एक टुकड़ा निकाला और खाने लगा। बहुत मज़ेदार है। ये चीज़ें तो मिस्टर विलियम की दुकान से चोरी की गई मालूम होती हैं। कोई बात नहीं, ज़रा चोर आ लेने दो, पकड़कर इस वक्त कानून के हवाले कर दूंगा और मिस्टर विलियम से भी इनाम हासिल करूंगा। केक खाकर चौकीदार ने केतली में रखी हुई काफ़ी प्याली में डाली और उसे एक ही घूंट में पीकर कमरे से बाहर निकल गया। मारिया ने उठकर जल्दी से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी और बिस्तर पर लेटकर नाग और अंबर के बारे में सोचने लगी। उसके बिस्तर के करीब ही खिड़की थी जिसके मेहराब ऊपर तक चली गई थी। उस खिड़की में सुलाखें थीं और लकड़ी के केवाड़ बंद थे। एक जगह से केवाड़ टूटा हुआ था, उसमें से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मारिया ने चादर लेकर उस जगह घुसेड़ कर सुराख बंद कर दिया। हवा अंदर आना बंद हो गई। नाग और अंबर कहाँ हो सकते हैं, वो सोचने लगी। उसने प्रोग्राम ये बनाया था कि 1 महीना इस शहर में उन्हें तलाश करेगी और फिर किसी और दूसरे शहर में चली जाएगी। वैसे जाने क्यों उसका दिल कहता था कि वो अपने भाई अंबर और नाग से इसी शहर में एक रोज़ ज़रूर मिलेगी। शाम का खाना भी मारिया ने बावर्ची खाने में बैठकर खाया। थोड़ी देर बाद चौकीदार भी सुराग रसानी करता हुआ वहाँ आ गया। कमरा और बावर्ची खाना उसे बिल्कुल खाली नजर आया। अंगीठी में ताज़ा आग जल रही थी। वो सर हिलाकर बोला, कमबख्त चोर आकर दोबारा चला गया। खैर कोई बात नहीं, मैं भी उसकी टो में हूँ, उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। चौकीदार कमरे से बाहर निकल गया। मारिया ने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। अब शाम के साए गहरे हो गए और थोड़ी देर बाद रात का अंधेरा किले के आसपास छा गया। पुराने किले में मारिया की ये पहली रात थी। रात को आसमान पर बादल छा गए और सर्द हवा चलने लगी। बर्फबारी नहीं हो रही थी। टूटी हुई खिड़की में अगरचे चादर ठुसी हुई थी, फिर भी वहाँ से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मारिया ने वहाँ से बिस्तर उठाया और बावर्ची खाने में आकर मेज़ पर बिछा दिया। ये मेज़ खिड़की के साथ लगा था। उसके खिड़की के किवाड़ बंद थे और किसी जगह कोई सुराख नहीं था। वैसे भी फिजा गर्म थी। मारिया बड़े आराम से बिस्तर में लिहाफ ओढ़कर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। उसे बाहर हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मारिया ने महसूस किया कि दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। कमबख्त तो चौकीदार अपनी सुराग रसानी करने के शौक में फिर आदम का था। मारिया का हरगिज़ उठने को जी नहीं चाहता था, मगर उसे मालूम था कि चौकीदार बाज नहीं आएगा और मुसलसल दरवाज़ा बजाता रहेगा। बल्कि अगर उसने उठने में देर कर दी तो वो दरवाज़ा तोड़ देगा, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक तो चोर अंदर घुसा हुआ था। मारिया बिस्तर से निकलकर दरवाजे के करीब आ गई और सोचने लगी कि क्या करे। क्या चौकीदार को आवाज़ देकर मना करे कि वो दरवाज़ा ना खटखटाए? मगर इस तरह से तो उसका राज फाश हो जाएगा। फिर क्या करना चाहिए? दरवाज़ा अंदर से बंद था। चौकीदार को साफ पता चल रहा था कि अंदर कोई मौजूद है।
और जाहिर है चोर के सिवा और कौन हो सकता था। मारिया ने बड़े सुकून से कुंडी खोलकर दरवाजे का किवाड़ अलग कर दिया। वो बड़े हटकर खड़ी हो गई। चौकीदार ने देखा कि कमरे में कोई नहीं है, तो फिर दरवाज़ा किसने खोला था? यही बात उसे परेशान कर रही थी। वो अंदर कदम रखते हुए डर रहा था। मारिया ज़्यादा देर सर्दी में नहीं खड़ी रह सकती थी। उसने ज़ोर से चीख मारी और दरवाज़ा बंद कर दिया। चौकीदार की इससे भी ज़्यादा खौफनाक चीख निकली और वह सर पर पाँव रखकर नीचे भागा। मारिया ने दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ा दी और बिस्तर में घुसकर लेट गई। रात गुजरती जा रही थी। शायद आधी रात का वक्त होगा कि मारिया ने एक आवाज़ सुनी। उस आवाज़ ने मारिया को जगा दिया। मारिया बिस्तर पर उठकर बैठ गई और हमातन गोश होकर सुनने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई खिड़की के किवाड़ों को अपने पंजों से खुरच रहा है। यह खिड़की मारिया के बिल्कुल पास थी। उसने उठकर खिड़की खोल दी और बाहर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। मारिया हंस पड़ी और खिड़की बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। यह उसका वहम था। अचानक फिर वही आवाज़ सुनाई दी। अब ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मारिया बिस्तर पर उठकर बैठ गई और कान लगाकर गौर से सुनने लगी कि आवाज़ अब कहाँ से आ रही है। कमरे में सारे किले में गहरी खामोशी छाई हुई थी। मारिया के कान आवाज़ पर लगे थे। आवाज़ फिर आई। अब साफ साफ लग रहा था कि कोई जानवर अपने तेज़ नाखूनों से दरवाजे के किवाड़ों को खुरच रहा था या उन्हें खोलने की कोशिश कर रहा था। आवाज़ दरवाजे की तरफ से आ रही थी। मारिया बिस्तर से उठी, बावर्ची खाने से निकलकर दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। कमरे में एक तरफ मोमबत्ती जल रही थी जिसकी रोशनी बहुत मध्यम सी थी। मारिया ने दरवाजे के साथ कान लगा दिए। अब कोई दरवाजे को हिला हिलाकर खोलने की कोशिश कर रहा था। कमबख्त ज़रूर वही अल्लाह मारा चौकीदार होगा। अब नई सुराग रसानी करने आ गया है। मारिया को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि इस कमबख्त को ज़रूर ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि फिर कभी इस तरफ का रुख न करे। मारिया ने कुंडी उतारकर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर का मंजर उसने देखा। ऐसा भयानक मंजर उसने शायद ज़िंदगी में पहली कभी नहीं देखा था। उसके सामने दरवाजे के बाहर एक ऊंचा, लंबा, सूखा और स्याह कपड़ों में मलबूस, डरावनी और जर्द आंखों और लंबे नोकीले दांतों वाला इंसान नुमा भेड़िया खड़ा कमरे में अपनी भयानक आंखें फाड़ फाड़ कर घूर रहा था। उसके नाखून लंबे और नोकीले थे। मारिया ने देखा कि उस भेड़िया इंसान के एक नोकीले दांत से खून के कतरे टपक रहे थे और उसके मुंह से हल्के हल्के खराटों की सी आवाज़ निकल रही थी। इस भयानक बला को देखकर एक बार तो मारिया का जिस्म भी सर्द पड़ गया। इंसानी बला कमरे में आ गई। वो हैरान थी कि दरवाज़ा किसने खोला है, वो कहाँ है। मारिया कोने में एक तरफ लगकर खड़ी होगी और देखने लगी कि इंसानी बला क्या करती है। चौकीदार की बदकिस्मती के ठीक उसी वक्त वो बदबख्त अपनी सुराग रसानी के शौक में ऊपर आ गया। आहट की आवाज़ सुनकर इंसानी बला झट से एक सतून के पीछे छुप गई। चौकीदार ने दरवाज़ा खुला देखा तो बड़े जासूसों की तरह कदम दबा दबाकर अंदर चलता आ गया। झट से दरवाज़ा बंद किया और जेब से खंजर निकालकर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ चोरी करने आए हो, इस कमरे में मौजूद हो। अगर जान की सलामती चाहते हो तो फ़ौरन अपने आप को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं इस खंजर से तुम्हें हिलाक करके ही दम लूँगा। इस किले में तुम्हारी आवाज़ भी कोई नहीं सुन सकेगा। मारिया खामोश खड़ी ये तमाशा देख रही थी। चौकीदार को देखकर इंसानी बला एकदम से सामने आ गई। उसकी जर्द डरावनी आंखों में ऐसी कशिश और जादू था कि चौकीदार तो गोया पत्थर का बुत बनकर रह गया। बला आहिस्ता आहिस्ता गुर्राती उसकी तरफ बढ़ी और अपने लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथ फैलाकर चौकीदार की गर्दन दबोच ली और अपना तेज़ दांतों वाला मुंह उसकी गर्दन पर रख दिया, जैसे उसका खून चूसने लगा हो। अब चौकीदार ने किकियाना शुरू कर दिया। मारिया ये मंजर न देख सकी। उसे चौकीदार पर रहम आ गया। उसने मेज़ पर रखा हुआ प्याला उठाकर जोर से खून चूसने वाली बला के सर पर दे मारा। बला ने पलट कर देखा तो कमरा खाली था। बला की आंखों से शरारे से निकल रहे थे। उसके दांतों से खून के कतरे टपकने लगे थे। मारिया ने आगे बढ़कर चौकीदार के हाथ से गिरा हुआ खंजर उठाया और पूरी ताकत से खून चूसने वाली बला की गर्दन में घुसेड़ दिया। एक चीख की आवाज़ किले में गूंज कर रह गई। इंसानी बला ने अपने दोनों हाथों से गर्दन पकड़ ली और खिड़की में से बाहर छलांग लगा दी। मारिया ने झुककर बाहर देखा। उसे यकीन था कि इंसानी बला गहरी खाई के पत्थरों में गिरकर हलाक हो चुकी होगी, लेकिन यह देखकर उसका दिल उछलकर हलक में आ गया कि खून चूसने वाली बला स्याह बाजू फैलाए रात के अंधेरे में उड़ती चली जा रही है। चौकीदार खौफ से कांपता हुआ कमरे से भाग गया था। मारिया सोचने लगी, ये किस किस्म की बला इस मुल्क में रहती है। उसने सोचा कि नीचे चलकर चौकीदार को देखना चाहिए, कहीं उसे ज़्यादा गहरा जख्म तो नहीं आया। वो सीढ़ियों से उतरकर चौकीदार की कोठरी में आ गई। उसने देखा कि चौकीदार खाट पर बैठा है और गर्दन में से टिपकने वाले खून को बंद करने की कोशिश कर रहा है। खून चूसने वाली बला ने उसकी गर्दन में अपने दोनों लंबे नोकीले दांत को सेट दिए थे और खून चूसना शुरू कर दिया था। चौकीदार ने गले के जख्म पर दवाई लगाकर पट्टी बांधी और बिस्तर में लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। मारिया भी ऊपर अपने कमरे में आ गई और लिहाफ में घुसकर वाक़यात पर गौर करने लगी। उधर वो खून चूसने वाली बला उड़ती हुई कब्रिस्तान में आकर ज़मीन पर उतर गई। यहाँ गहरा अंधेरा और खामोशी थी। कब्रों पर मौत का सन्नाटा तारी था। खून चूसने वाली बला का नाम ड्रैकुला था। आगे से हम उसको इसी नाम से पुकारेंगे।
ड्रैकुला झाड़ी में खुली कब्र के पास आकर रुक गया। उसकी गर्दन से खून बह रहा था। खुली कब्र में पड़े हुए ताबूत का ढकना ऊपर उठाया हुआ था। ड्रैकुला कब्र में उतरकर ताबूत में लेट गया। उसने हाथ उठाकर ताबूत का ढकना ऊपर से बंद कर दिया। रात गुजर गई। मारिया सोकर उठी तो आसमान पर अभी तक बादल थे। सुबह की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। उसने अपने लिए आग जलाकर कॉफ़ी बनाई, अंडा तलकर रोटी के साथ खाया और गर्म कोट मफलर वगैरह पहनकर दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल आई। वो शहर में घूम फिर कर अंबर और नाक की सुराग रसानी करने का इरादा रखती थी। सीढ़ियाँ उतरकर वो किले की ड्योढ़ी में आ गई तो देखा कि चौकीदार की कोठरी का दरवाज़ा खुला था। उसने झांक कर देखा, चौकीदार अंदर नहीं था। मारिया किले में से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। शहर जाने के लिए यही रास्ता सबसे आसान था। कब्रिस्तान में कहीं कहीं दरख्तों पर से बर्फ़ पिघल चुकी थी और स्याह शाखें नजर आ रही थी। उसने देखा कि बर्फ़ पर किसी के लंबे लंबे पाँव के निशान हैं। मारिया इन निशानों के साथ साथ चलती उस जगह आ गई जहाँ खुली हुई कब्र थी और ड्रैकुला ताबूत में सो रहा था। मारिया ने देखा कि कब्र के बाहर किनारे पर किले का चौकीदार खड़ा है और अपनी गर्दन के जख्म पर हाथ फेरते हुए कब्र के ताबूत को देख रहा था। मारिया हैरान हुई कि ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है। किसी के पाँव के लंबे लंबे निशान भी उस कब्र में उतर गए थे। वो एक दरख्त के साथ लगकर खड़ी हो गई और चौकीदार को देखने लगी। चौकीदार ने चारों तरफ देखा। जब यकीन हो गया कि उसे कोई नहीं देख रहा तो कब्र में उतर गया। मारिया ज़रा आगे आ गई ताकि जो कुछ होने वाला है उसे गौर से देख सके। चौकीदार जोर लगाकर ताबूत का ढकना परे हटा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने ढकना परे कर दिया। मारिया का सांस ऊपर का ऊपर होकर रह गया क्योंकि ताबूत में ये वही खून चूसने वाली बला सीने पर हाथ रखे, सर पर लंबा स्याह हैट पहने सो रही थी, मगर उसकी आंखें जर्द डरावनी आंखें खुली हुई थी, जैसे चौकीदार को घूर कर देख रही थी। चौकीदार लाश पर झुक गया। चौकीदार ने अपनी गर्दन खून चूसने वाली बला के नुकीले दांतों पर रख दी। एकदम से जैसे लाश में जान पड़ गई। लाश के हाथ ऊपर उठे और चौकीदार की गर्दन को उसने अपने शिकंजे में जकड़ लिया। चौकीदार की आंखें बंद हो गईं और उसके मुंह से गुर्राहट की आवाज़ निकलने लगी। थोड़ी देर बाद लाश के हाथ परे हट गए। चौकीदार ने गर्दन ऊपर उठाई तो वहाँ दांतों के जख्म के निशान थे। लाश के होंठों पर भी खून बह रहा था। उसके दोनों हाथ फिर से सीने पर बंधे थे। चौकीदार ने ताबूत को ढक दिया और गर्दन सहलाता, खून बंद करने की कोशिश करता कब्र से बाहर निकल आया। मारिया शजदर सी होकर रह गई। इस किस्म का डरावना मंजर उसने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। तो क्या चौकीदार ने उस लाश को अपना खून पेश किया था? बात ही कुछ ऐसी थी, मगर ऐसा क्यों था? चौकीदार लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल आया। मारिया दूर तक उसे जाता हुआ देखती रही। उसके बाद वो भी शहर की तरफ रवाना हो गई। अब मुनासिब मालूम होता है कि ज़रा नाग की खबर ली जाए। नाग विलायत के शहर लंदन पहुंच चुका था। उसी शहर में मारिया भी रह रही थी। दूसरी तरफ अंबर माल बरदार जहाज़ में सवार लंदन के समंदर की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। नाग ने जिब्राल्टर में बेहतरीन कपड़े खरीदे थे जो उसने पहन रखे थे। खूब गर्म कपड़े थे और कोट, मफलर, लंबे बूट और सर पर हैट। नाग बिल्कुल अंग्रेज़ मालूम हो रहा था। शहर में आए उसे चौथा रोज़ गुजर चुका था। वो शहर से बाहर एक पुरानी सराय में रहता था। वो शहर के बेहतरीन मकानों में भी रह सकता था, लेकिन उसे गांव की पुरसुकून फ़िज़ा बहुत ज़्यादा पसंद थी। यहाँ से वो घोड़ा गाड़ी में बैठकर शहर आता और घूम फिर कर बाज़ारों और होटलों में मारिया और अंबर को तलाश करता फिरता। एक रोज़ वो घोड़ा गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था कि आसमान पर एकदम से बादल छा गए और सर्द हवाएं चलने लगीं। घोड़ा गाड़ी शायद किसी जगह रुक गई थी। नाग ने सोचा कि आज पैदल ही शहर को चला जाए, सैर भी हो जाएगी। शहर जाने को पैदल रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। नाग ने उस जंगल में चलना शुरू कर दिया। बारिश नहीं हो रही थी, सर्द हवा चल रही थी। कई रोज़ से बर्फ़ भी नहीं गिरी थी। दरख्तों की टुंड मुंड शाखें हवा में झूम रही थीं। ज़मीन खुश्क पत्तों से भरी हुई थी। नाग चलते चलते जंगल से बाहर आ गया। यहाँ से एक पतली सी कच्ची सड़क एक पुल पर से होकर शहर की तरफ चली गई थी। नाग ने उस सड़क पर चलना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ जगहों से घूमकर जब नाग पुल पर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि पुल एक जगह से टूटा हुआ है और चंद मजदूर उसकी मरम्मत कर रहे हैं। उस पुल के नीचे एक तेज़ रफ्तार चश्मा बह रहा था। नाले का पाट काफ़ी चौड़ा था। पानी पत्थरों से उछल उछल कर बह रहा था। सिवाय पुल के और कोई रास्ता नहीं था जिससे नाला पार किया जाता। नाग ने मजदूरों से पूछा कि पुल कब तक मरम्मत हो जाएगा। एक मजदूर ने कहा, जनाब ये पुल तो परसों तक मरम्मत हो जाएगा। बेहतर है आप वापस चले जाएं और जंगल के पीछे से होकर नाला पार करें। अगर वो रास्ता लंबा है लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। नाग खामोश खड़ा सोचता रहा कि वो क्या करे। बादल ज़ोर से गरजा और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। नाग एक दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो गया। मजदूर बारिश में भी उसी तरह काम कर रहे थे। दूर एक किला नमा स्याह रंग की इमारत नजर आ रही थी। एक कच्ची सड़क उस स्याह किले की तरफ जाती थी। नाग ने देखा कि एक बंद घोड़ा गाड़ी उस सड़क पर चली आ रही है। घोड़ा गाड़ी नाग के पास पुल पर आकर रुक गई। उसमें से एक स्याह पोश लंबा जर्द चेहरे वाला आदमी निकला। उसने बरसाती ओढ़ रखी थी।
बंद गाड़ी के ऊपर कोचवान भी बरसाती ओढ़े खामोश बैठा था। स्याहपोश ने मजदूरों से पूछा, अभी कितनी देर का काम बाकी है? मजदूर उस आदमी को देखकर मुअद्दब होकर खड़े हो गए थे। नाग समझ गया कि इस इलाके का कोई अमीर कबीर जागीरदार है। एक मजदूर ने अदब से कहा, जनाब काउंट साहब, अभी 2 रोज़ का काम बाकी है। स्याहपोश काउंट के हाथ में छड़ी थी जिस पर चमड़ा चढ़ा हुआ था। उसने अचानक नाग की तरफ देखा, करीब आया और मुस्कुरा कर कहा, मालूम होता है आप मुसाफिर हैं, मैंने इससे पहले आपको यहाँ कभी नहीं देखा। नाग ने कहा, जनाब आपका ख्याल बिल्कुल सही है, मैं इस मुल्क में अजनबी हूँ, सैर सेहत के शौक़ के लिए आया हूँ, यहाँ कस्बे में रहता हूँ। मुझे अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत है। जब मैं सोचता हूँ कि वो बूढ़ी हो गई है और एक ना एक दिन उन्हें मुझसे जुदा होना पड़ेगा, तो समझ में नहीं आता कि मैं उनके बगैर कैसे ज़िंदगी बसर करूँगा। बादल गरजा, बिजली चमकी और बारिश तेज़ हो गई। बंद गाड़ी की छत पर बादल का शोर पैदा होने लगा। नाग ने खिड़की के पर्दे में से बाहर देखा। बारिश मूसलाधार हो रही थी, दिन की रोशनी कम हो गई थी और फिजा में हल्का हल्का अंधेरा छा गया था। स्याहपोश ने कहा, मौसम बड़ा ख़राब हो गया है, शायद ये बारिश शाम तक होती रहे। बहरहाल मैं आपको इसी गाड़ी में लंदन ज़रूर छोड़ाऊँगा, बस एक प्याली चाय पीकर रवाना हो जाइएगा। नाग उस शख्स की हमदर्दाना बातों से बहुत मुतासिर हुआ। वो सोच रहा था कि उस मुल्क के लोगों का अखलाक किस कदर बुलंद है। गाड़ी किले में दाखिल हो गई। नाग ने देखा कि किला की इमारत बेहद शिकस्ता हो रही थी। उसका एक बड़ा दरवाज़ा ज़मीन पर गिर चुका था। स्याहपोश काउंट ने कहा, मेरी वालदा साहबा को स्याह रंग बहुत पसंद है। इन दीवारों और सोफ़ों के स्याह रंग देखकर आपको हैरानी ज़रूर हुई होगी। वालदा का हुक्म है कि स्याह रंग के सिवा और कोई रंग न किया जाए। बस मजबूरन मुझे हर जगह यही रंग करना पड़ा। हालांकि मैं खुद इस रंग को पसंद नहीं करता, मगर क्या करूं? आपको मालूम है कि मैं अपनी वालदा साहबा से बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं उनकी किसी बात को नहीं टाल सकता। स्याहपोश काउंट ने नाग को सोफे पर बिठाया और झुक कर बोला, आप तशरीफ़ रखें, मैं चाय लेकर अभी आता हूँ। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि सारे नौकर छुट्टी पर हैं। सिर्फ एक बूढ़ा मुलाजिम इस वक्त बावर्ची खाने में होगा, वो 1 मिनट में चाय बनाकर ले आएगा। नाग ने कहा, शुक्रिया। स्याहपोश काउंट चला गया। नाग ने 2-3 कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनी। ये आवाज़ें उसने अंधेरे ढलानी रास्ते में से गुजरते हुए भी सुनी थी। आवाज़ें दबी दबी सी थीं और दूर से आती महसूस हो रही थीं, जैसे किसी तहखाने में बंद कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे हों। थोड़ी देर बाद आवाज़ें आनी बंद हो गई। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। इस किस्म का पुरस्रार माहौल नाग ने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। फिज़ा में अजीब सी बू रची हुई थी, ऐसी बू जैसे बहुत सी लाशें करीब ही पड़ी हों। नाग को ये सब कुछ बहुत पुरस्रार लगा। इतने में एक दीवार में छोटी सी खिड़की खुली। उसमें से एक बूढ़ा जर्द और वीरान सा चेहरा लिए नमदार हुआ। उस चेहरे की आंखें अंदर को धसी हुई थीं। नाग ने उस डरावने चेहरे को देखा और देखता ही रह गया। चेहरे के खुश्क होंठिले और नाग को उसकी कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी, भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। नाग पूछने ही वाला था कि क्यों भाग जाऊँ, क्या बात है, कि वो चेहरा गायब हो गया और खिड़की बंद हो गई। नाग ने उठकर खिड़की को खोलने की कोशिश की, मगर वो बाहर से बड़ी मजबूती से बंद कर दी गई थी। इतने में स्याहपोश काउंट अंदर आ गया। उसने कोट और हैट उतार कर रखा। उसके सर के सारे बाल सफ़ेद थे और वह स्याह सूट में मलबूस था। नाग ने सर को ज़ोर से झटका दिया। स्याहपोश की बातें सुनते सुनते उसको नींद आने लगी थी। सर भारी होकर गर्दन पर इधर उधर ढलकना शुरू हो गया। स्याहपोश ने कहा, मालूम होता है आपको नींद आ रही है। मिस्टर नाग, कोई बात नहीं, आप कुछ देर सोफे पर आराम करें। इतनी देर में मैं घोड़ों को दाना दुनकर डालता हूँ, मैं फिर आ जाऊँगा। स्याहपोश काउंट उठकर जाने लगा तो नाग ने कहा, नहीं नहीं मिस्टर काउंट, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं अभी जाना चाहता हूँ, मैं अभी। नाग की ज़ुबान लड़खड़ा गई। उसका सर एक तरफ को ढलक गया। मिस्टर नाग, आपको सख्त नींद आ रही है, आप सो जाएं, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा। नहीं नहीं। नाग की आंखें बंद हो रही थी, होंठ बंद हो गए और वह सूखे पर गहरी नींद सो गया। नाग के सोते ही स्याहपोश काउंट अपनी जगह से खड़े खड़े बड़े गौर से एक पल नाग को तकता रहा। फिर उसने दस्ताने उतारकर जेब में रखे, सिगार को एश ट्रे में बुझाया और ज़ोर से ताली बजाई। ताली की आवाज़ के साथ ही दरवाज़ा खुला। 2 हट्टे कट्टे स्याह फार्म हबशी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने एक स्ट्रेचर उठा रखा था। स्याहपोश ने उंगली उठाकर सोफे की तरफ इशारा किया। हबशी नौकरों ने नाग को उठाकर स्ट्रेचर पर डाला और कमरे से लेकर चले गए। स्याहपोश भी उनके पीछे कमरे से बाहर निकल गया। हबशी एक तारीख रास्ते से गुजरकर एक कोठली के दरवाजे पर आकर रुक गए। स्याहपोश ने जेब से चाबी निकालकर कोठली का पुराना जंग खुर्द ताला खोला। हबशी स्ट्रेचर अंदर ले गए। उन्होंने नाग को उठाकर ज़मीन पर लिटा दिया और खुद बाहर आ गए। स्याहपोश ने कोठली को ताला लगा दिया और चला गया। नाग बेहोश पड़ा था। बाहर किले के बाहर बारिश ज़ोर से हो रही थी। बादल खूब गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाज़ा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।